हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे कुषाण शासक कनिष्क की। कनिष्क कुषाणों का एक महानतम शासक था, या यूँ कह लीजिए कि पूरे मौर्योत्तर काल में सबसे महानतम शासक जो था वह कुषाण शासक कनिष्क था, जिसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। मौर्यों के पतन के बाद मौर्योत्तर काल में राजनैतिक एकता का दर्शन कुषाण शासक कनिष्क के समय ही देखने को मिलता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सातवाहनों ने भी एक बेहतरीन प्रशासन दिया, एक लंबे समय तक लगभग 450 वर्षों तक शासन किया। सातवाहनों का महानतम शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा शकों की बात करेंगे तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों ने भी लंबे समय तक लगभग 350 वर्षों तक शासन किया और रुद्रदामन शकों का महानतम शासक था। लेकिन कनिष्क जो था, सबसे बड़ा साम्राज्य कनिष्क ने स्थापित किया। 78 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा और भीम कटफिस का यह उत्तराधिकारी था। कनिष्क भीम कटफिस का उत्तराधिकारी था। 78 ईस्वी से लेकर के 104 ईस्वी तक इसने शासन किया। और कनिष्क के समय में भारत का चहुमुखी विकास हुआ। चाहे हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें, चाहे हम सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें या राजनैतिक क्षेत्र की बात करें, तो मौर्योत्तर काल में भारत अपने चरमोत्कर्ष पे था। भारत अपने विकास के चरमोत्कर्ष पे था और इसका पूरा श्रेय कुषाण शासक कनिष्क को जाता है। कुषाण शासक कनिष्क हो जाता है। और भारतीय इतिहास का एकमात्र ऐसा कालखंड है मौर्योत्तर काल, जिसकी संपूर्ण जानकारी हमें सिक्कों से प्राप्त होती है। बड़े पैमाने पर जो है मौर्योत्तर काल से आपको सिक्के मिलेंगे देखने को। चाहे चांदी के सिक्के की बात करें या सोने के सिक्के की बात करें, सभी सिक्कों का जो है उल्लेख मौर्योत्तर काल में बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। अब अगर कनिष्क की बात करें तो चूँकि आप जानते हैं कुषाण जो थे यह यूची जनजाति से थे और यूची जनजाति दक्षिण पूर्वी चीन में रहती थी। और ये घटना जो कि ईसा पूर्व की घटना है, यानी कि ईसा प्रथम शताब्दी की घटना है। और चीन में एक राजवंश था, हान राजवंश। चीन में एक नया राजवंश हान राजवंश स्थापित हुआ। तो हान राजवंश ने यूचियों पर लगातार जो है ताबड़तोड़ आक्रमण करना प्रारंभ किए। इससे पहले यूचियों ने चीन के शासकों के नाक में दम कर रखा था। आपको याद होगा कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की महान दीवार, वो जब भारत में कुषाण शासन करना शुरू किए इसी दौरान बनी थी। और उसके बनाने के पीछे भी एक कारण था। तो लगातार जो है यूचियों ने चीनी शासकों पर हमला किया, आक्रमण करते रहे और चीनी शासक बहुत तंग आ चुके थे, त्रस्त हो चुके थे। और फलस्वरूप इसी दौरान चीन में एक हान राजवंश का उदय हुआ और एक शासक था हिंगनु। हान राजवंश का शासक हिंगनु था, शक्तिशाली शासक था। उसने यूचियों पर ताबड़तोड़ हमला करना प्रारंभ किया और यूची भागते हुए कई शाखाओं में बढ़ गए और हिमालय पर्वत को पार करके जो यूची इधर पश्चिम की तरफ बढ़ गए वो महान यूची कहलाए और जो उधर रह गए वो निम्न यूची कहलाए। तिब्बत के उसी साइड या हिमालय के उस तरफ जो रह गए वो निम्न यूची कहलाए। और कुजुला नामक एक सरदार ने भगवान शिव की सत्ता को स्वीकार करके उसने कुषाण वंश की स्थापना की और एक विशाल भूभाग को उसने जीत लिया। लेकिन कुषाणों का राजनैतिक उत्कर्ष तो कुषाण शासक कनिष्क के समय ही होता है। कनिष्क जब गद्दी पर बैठता है 78 ईस्वी से लेकर 104 ईस्वी तक उसने शासन किया और उसका कई महत्वपूर्ण युद्ध उसने लड़ा। हालांकि उसने पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण किया था और पाटलिपुत्र के शासक को बुरी तरह से पराजित किया। वहाँ से बौद्ध विद्वान अश्वघोष को उठा लाया था। इसके अलावा उसने महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र भी पाटलिपुत्र से उठा लाया था। इसके अलावा कनिष्क के कई सिक्के बिहार और बंगाल से भी प्राप्त हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर भी इसने सैन्य अभियान किया था। और इसका दो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ चीनी शासक पांचाओं के साथ।
हालांकि प्रथम युद्ध में कनिष्क पराजित हुआ था, किंतु दूसरे युद्ध में उसने पांचालों को पराजित कर और चीनी शासक को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और वहाँ से वार्षिक टैक्स वसूलना प्रारंभ किया। इसके अलावा अगर कनिष्क के साम्राज्य विस्तार की बात करेंगे, इसका साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर के उत्तर में मध्य एशिया से लेकर के पश्चिम में ईरान तक, पश्चिम में ईरान, अफ़गानिस्तान से लेकर के कुछ सिंध का भी भूभाग इसके साम्राज्य में शामिल था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दक्षिण में भारतीय भूभाग की बात करें तो उसके साम्राज्य में गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मालवा, सौराष्ट्र, ये सभी भूभाग उसके साम्राज्य में शामिल था। इस तरीके से मौर्यों के बाद एक विशाल साम्राज्य कुषाण शासक कनिष्क ने ही स्थापित किया। कनिष्क हालांकि प्रारंभ में ये शैव धर्म का अनुयायी था, किंतु बाद में यह बौद्ध मतानुयायी हो गया। हालांकि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। हालांकि कुषाणों से संबंधित बहुत कम साक्ष्य मिले हैं, बड़ा विवादित रहा है यह दौर। और कनिष्क की एक सिरविहीन प्रतिमा मथुरा से मिली है, जिसमें वह एक लंबा कोट और एक बूट यानी कि सेना की वेशभूषा में जो है इसकी एक प्रतिमा मिली है। कुषाण शासक कनिष्क यानी कुषाण शासक देवपुत्र या दैवपुत्र जैसी उपाधियां धारण करते थे और रोमन साम्राज्य से प्रभावित होकर इसने कैसर की उपाधि धारण किया था। कैसर की उपाधि इसने धारण किया था। हालांकि कुषाणों पर रोमन साम्राज्य का कुछ न कुछ जो है प्रभाव देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये उपाधियाँ इसका सबसे प्रबल उदाहरण है। इसके अलावा इसी के समय देखेंगे तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करेंगे तो प्रथम ईस्वी में यह कुषाण शासक कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में ही आयोजित किया गया और चतुर्थ बौद्ध संगति में ही पहली बार उपाध्यक्ष पद का सृजन किया गया और अध्यक्ष जो थे वह वसुमित्र थे, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और इसी समय देखेंगे तो बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान की बात करें तो हीनयान कहीं न कहीं ये महात्मा बुद्ध के विचारों को फॉलो करते थे। एक तरीके से परंपरावादी कहे गए हीनयान के लोग। जबकि महायान की बात करें तो ये परिवर्तनवादी कहे गए कहीं न कहीं ये इनमें जो है समय के साथ इनमें बदलाव आ गया था और कहीं न कहीं भौतिकता की चीज़ें भी इसमें शामिल हो गई थी। इस तरीके से बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभाजित हो गया और स्वयं कुषाण शासक कनिष्क जो था यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कनिष्क के साम्राज्य में कश्मीर भी इसके साम्राज्य में शामिल था। कश्मीर में उसने एक नगर की स्थापना की थी, कनिष्कपुर नामक इसने एक नया शहर कश्मीर में ही बसाया था। इसके अलावा अगर देखेंगे तो कनिष्क के सभा में कई विद्वान रहते थे, जिसमें अश्वघोष हो गए, वसुमित्र हो गए। इसके अलावा नागार्जुन हो गए। नागार्जुन की बात करेंगे तो नागार्जुन जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत नागार्जुन के द्वारा ही दिया गया था। इसके अलावा नागार्जुन को विज्ञानवाद का जनक भी कहा जाता है। इस तरीके से ये कुछ प्रमुख विद्वान कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे और अश्वघोष को वह पाटलिपुत्र से लाया था। इसके अलावा देखेंगे तो कुषाण शासक कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का पुनः राजनैतिक उत्कर्ष हुआ। सम्राट अशोक के बाद बौद्ध धर्म का अगर सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसी ने किया तो वह कुषाण शासक कनिष्क था। इसने
कई बौद्ध शिष्टमंडल जो है विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा, जहाँ जिसमें चीन, तिब्बत, जापान, मंगोलिया, इन सभी क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का श्रेय कुषाण शासक कनिष्क को ही जाता है। इसके अलावा कुषाण शासक कनिष्क के समय देखेंगे तो मूर्त स्थापत्य की दो शैलियों का विकास हुआ। मूर्ति स्थापत्य की दो शैलियों का विकास हुआ, पहला गंधार कला शैली और दूसरा मथुरा कला शैली। हालांकि इसका विकास मतलब अस्तित्व में तो आ चुका था, लेकिन चरमोत्कर्ष काल जो रहा वो कुषाण शासक कनिष्क का ही रहा। कनिष्क के समय देखेंगे तो जो गंधार कला शैली थी वो भारत और यूनान दोनों की मिश्रित शैली थी, और इसमें जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वह काले स्लेटी पत्थर की बनाई जाती थी। मूर्तियाँ काले स्लेटी पत्थर की बनाई जाती थी जो यूनानी देवता अपोलो की नकल थी। और वहीं मथुरा कला शैली की बात करेंगे तो यह पूर्णतः भारतीय शैली पर आधारित थी, और इसमें जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वह लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। और महात्मा बुद्ध की पहली जो मूर्ति बनाई गई थी वह मथुरा कला शैली में ही बनाई गई थी। महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला शैली में ही बनाई गई थी। इसके अलावा कुषाण शासक कनिष्क ने अपनी दो राजधानी बनाया था, एक पुरुषपुर या पेशावर, पहली राजधानी जो रही उसकी पुरुषपुर या पेशावर रही, और दूसरी राजधानी जो रही इसकी मथुरा, कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा रही। इसके अलावा कनिष्क की बात करेंगे तो कुषाण शासक कनिष्क के समय महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई गई मथुरा कला शैली में। इसके अलावा कुषाण शासक कनिष्क जब सिंहासन बैठा तो इसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था, जो भारत सरकार का राजकीय कैलेंडर है। शक संवत 78 ईस्वी में चलाया गया था, जो भारत सरकार का राजकीय कैलेंडर है। और इसके अलावा देखेंगे तो कनिष्क के समय देखेंगे तो वाणिज्य और व्यापार अपने चरमोत्कर्ष पे था। और इसके समय इकोनॉमी, हालांकि उसमें इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट तो नहीं था, लेकिन उस समय भारत और चीन दोनों मिल कर के लगभग 55% इकोनॉमी ये दो देश सर्वाइव करते थे, जिसमें 26% के आसपास सिर्फ भारत का लूट रहा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत थी। यानी कि उस समय प्राचीन काल में भारत जो है वह आज के अमेरिका से आप उसकी तुलना कर सकते हैं। यही वजह है कि इतिहासकार प्लिनी ने प्राचीन काल में बड़ा दुख व्यक्त किया था कि कैसे रोम का सारा धन भारत की तरफ चला आ रहा है। भारत में धन आने के तो तमाम साधन हैं, लेकिन बाहर जाने का एक भी रास्ता नहीं है। जिस तरीके से आधुनिक भारत में धन का बहिर्गमन जो है भारत से ब्रिटेन की तरफ हुआ, उसी तरह से आप प्राचीन भारत में देखेंगे तो रोम से धन का आगमन भारत की तरफ होता था। और कुषाण शासक कनिष्क ने जो सिल्क रूट था, जिसे आप रेशम मार्ग कहते हैं, रेशम मार्ग की जो तीनों शाखाएं थी, उस तीनों शाखाओं पर कनिष्क का नियंत्रण था। और जो डायरेक्ट जो है चीन से लेकर के रोम तक जाता था, वह रूट चीन से लेकर के रोम तक जाता था, उस रूट पर कनिष्क का नियंत्रण था, जहाँ से कनिष्क को बड़े पैमाने पर राजस्व की प्राप्ति होती थी, जिससे व्यापार अपने चरमोत्कर्ष पे था। इसके अलावा शिल्प और वाणिज्य भी कनिष्क के समय या मौर्योत्तर काल में अपने चरमोत्कर्ष पे था। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय भी कुषाणों को ही जाता है। लगभग 22 कैरेट सोने का सिक्का जो है कुषाणों के द्वारा ही जारी किया गया। कुषाण शासक कनिष्क सोने के अलावा तांबे का सिक्का भी जारी किया था। इसका तांबे का सिक्का खेतान से इसका तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है। इसके अलावा इसके सिक्कों का कई ढेर भारत से भी प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ कनिष्क की बात करेंगे तो कनिष्क ने मथुरा में एक बौद्ध मंदिर का भी निर्माण इसने करवाया था। और अंततः आगे चल कर के इसने एक मजबूत जो है आधार स्तंभ तैयार किया अपने
वंशजों के लिए जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, इतना विशाल साम्राज्य स्थापित करना कनिष्क के लिए। हालांकि कनिष्क के बाद उसके उत्तराधिकारी बहुत ज़्यादा योग्य नहीं हुए, जो आगे चल कर के धीरे धीरे, चूँकि इधर गुप्तों का भी उदय प्रारंभ हो जाता है, तो आगे चल कर के धीरे धीरे कुषाण वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है और कुषाण शासकों के द्वारा ही, कनिष्क के द्वारा ही सोने का सिक्का चलाया गया था। तो इस तरीके से ये टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।